welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss 2020 previous year question paper 12th class हरियाणा बोर्ड सेट ए। आज हम अपने इस वीडियो में सेट ए बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन करा दिए थे, बट एक बार और इनको रिपीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है। ये जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि हम इसको पहले वाले पार्ट में क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट है सब्सिट्यूट गुड का एग्जाम्पल हमें बताना है। तो ऑप्शन है इसमें कार एंड पेट्रोल, कॉफ़ी एंड मिल्क, लिम्का, पेप्सी कोला, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन हमारा रहेगा लिम्का एंड पेप्सी कोला। उसके बाद है जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत क्या होती है। व्हेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो देन द फिक्स कॉस्ट इज, फिक्स कॉस्ट हमारी क्या रहेगी। जब प्रोडक्शन का लेवल जीरो होता है तब भी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट जरूर आती है, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है ये ऐसे बनता है। टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम हमारा ये होता है कि प्रोडक्शन चाहे जीरो है तब भी हमें कुछ ना कुछ ये टोटल फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, तो पॉजिटिव। नेक्स्ट है चूज द राइट करेक्ट इक्वेशन, सही समीकरण हमें बताना है। टोटल रिवेन्यू सम ऑफ एवरेज रेवेन्यू नहीं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन थीटा नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू चेंज की बात करता है, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, इन दोनों का रेशो बताता है ये। तो ऑप्शन जो हमारा सी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इम्परफेक्ट है तो यहाँ पर इम्परफेक्ट दे रखा है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट यानी कि जो एडवर्टीजमेंट कराते हैं ना, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में इनकी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, मैक्रो में होता है, सबको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद है भुगतान शेष में शामिल होती हैं कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं। दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण और प्रोक्सिबी यानी कि विजिबल आइटम, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर, सारी की सारी होती हैं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अब है नेक्स्ट, कौन सी दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में होती है। तो प्रोडक्ट मेथड में होती है। जब आप प्रोडक्ट मेथड, नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड है 3 मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें प्रोडक्ट मेथड जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। उसके बाद है बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। बजट लाइन ट्रू फॉल्स बताने हैं। इज आल्सो आइसो प्रोडक्ट लाइन, आइसो प्रोडक्ट लाइन नहीं कहते इसको, प्राइस लाइन कहते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट फॉल्स है। कुल लागत क्या होती है। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल का जोड़ होती है, ये ट्रू है। राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज है वो व्यक्ति आय में शामिल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ये ट्रू है। उसके बाद है प्रेरित आय के स्तर पर जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के लेवल पे डिपेंड करता है। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, तो ये ट्रू है। उसके बाद अल्पकाल में उत्पादन को हानि नहीं हो सकती, बट हमने पढ़ा है कि जो शॉर्ट रन है उसमें एक प्रोड्यूसर को नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस तीनों हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर फॉल्स है। उसके बाद बॉन्ड और ऋण पत्र निकट मुद्रा है, बॉन्ड्स एंड डेबिट पेपर आर नियर मनी, ट्रू है। उसके बाद है एज पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्लासिकल सेविंग को रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही फंक्शन मानते थे। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पॉजिटिव रिलेशन मानते थे वो, ठीक है। उसके बाद है जो स्कॉलरशिप है वो एक कैसी इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, और जो गुणक की वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/1 माइनस MPC। तो ये एक बार और मैंने आपको 16 नंबर के एक एक नंबर के जो 16 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद है व्हाट यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। व्हाट यू मीन बाय रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल लॉन्ग रन कंसेप्ट है, और इसमें सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो वेरिएबल होते हैं। मांग की कीमत रोज, मेन आपको बता रही हूँ मैं, मांग की कीमत रोज किसे कहते हैं, डिमांड वाले चैप्टर में आपको मिलेगा ये। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस की वजह से चेंज होने से डिमांड में होने वाला चेंज। उसके बाद विदेशी मुद्रा की क्यों हमें आवश्यकता होती है, हम क्यों डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें हमने इम्पोर्ट किया है उसकी पेमेंट करनी होती है, उनको हेल्प करनी होती है, गिफ्ट देने होते हैं, उपहार, ग्रांट, एड, उसकी फॉर्म में भी हमें ज़रूरत होती है फॉरेन करेंसी की, ठीक है। और हमें बहुत सारी ऐसी, जैसे ऋण लिए हैं उनका कर्ज, जो ऋण लिए हैं उनका ब्याज देना है वो भी फॉरेन करेंसी में ही दिया जाता है। तो ये सब। गिव द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन लोन हमने ले रखे होते हैं उनका। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, पूंजी निर्माण की दर, निवेश,
ठीक है। उसके बाद है बैंक दर और ब्याज दर। ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो प्रिंसिपल के साथ हमें कोई लोन लिया है तो मूल जो राशि होती है उस पर ब्याज दिया जाता है, वो ब्याज दर है। और बैंक दर क्या होती है? बैंक रेट, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, लॉन्ग रन लोन लेते हैं। उसके बाद है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष क्या होता है? एक विस्तृत, एक वाइड कंसेप्ट है और इसमें विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर ये सब इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है शॉर्ट रन, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ब्रीफली द इंटरनल इकोनॉमीज। आंतरिक किफ़ायतें, एक फॉर्म को एक लेबर की वजह से किफ़ायतें मिलती हैं। मैनेजरल जो इकोनॉमीज़ होती हैं, या फिर अपनी कंपनी में बहुत अच्छे तरह से जो मशीनें हैं उनका जो काम हुआ है, या फिर ये लगा लो आप लेबर संबंधी, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल जो इकोनॉमीज़ हैं उसमें हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा हुआ है। कोस्ट वाले चैप्टर में आपको ये, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको ये मिलेगा कि जहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की बात होती है कि कैसे पैमाने के प्रतिफल मिलते हैं, जिसमें हम लेबर इकोनॉमीज़, टेक्निकल इकोनॉमीज़, मैनेजरल इकोनॉमीज़, फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ एंड इकोनॉमीज ऑफ रिस्क ये सब करते हैं। तो 4 नंबर में आप 4 कोई भी इकोनॉमीज लिख के उनको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद है अल्पाधिकार किसे कहते हैं? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है? 4 फीचर्स इसकी बतानी है। अल्पाधिकार, कुछ का अधिकार, जिसमें कुछ फर्में बेचने वाली होती है। ऑटोमोबाइल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसमें कुछ फर्में बेचने वाली होती है। इंटरडिपेंडेंस होती है आपस में, ठीक है। तो 4 इसकी फीचर्स लिख देंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। टेबल और डायग्राम यानी कि जो जब प्रोडक्शन जीरो होता है तो ये देखिए प्रोडक्शन जीरो है तो ये कॉस्ट भी क्या होती है? परिवर्तनशील है ना, तो ये जीरो ही होगी। प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जाती है। ये डायग्राम है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है ये, कि प्रोडक्शन जीरो है तो कॉस्ट भी जीरो, फिर धीरे धीरे जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ती है। वेरिएबल कॉस्ट है ये। उसके बाद है पूर्ण रोजगार संतुलन और अल्प रोजगार जो संतुलन, उसके अंतर की व्याख्या करनी है। डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये केंज ने बताया है कि पहले धीरे धीरे एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड और क्वांटिटी, कि ये जब बढ़ते हैं और यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। और ये है एग्रीगेट डिमांड, जिसमें कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ये। और इन्होंने बात की है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैसे करेंगे? ये देखिए, ये यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, ये एग्रीगेट सप्लाई है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात है। फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ आना था, बट इससे पहले ही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाती है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद है कर्मचारियों का पारिश्रमिक की परिभाषा देनी है। कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है, जिसमें हम क्या शामिल करते हैं? राष्ट्रीय आय वाला जो हमारा चैप्टर है, मेथड मेजरमेंट वाला, जिसमें इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड है, उसमें हम ये देखते हैं इनकम मेथड में ये दे रखा है कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें नगद मजदूरी या फिर पेमेंट इन काइंड किस्म के रूप में आए, या फिर सामाजिक सुरक्षा, या फिर सेवानिवृत्त जो कर्मचारी उनकी पेंशन वगैरह ये इंक्लूड होता है, ये हम बता देंगे। उसके बाद मांग के नियम के अपवाद बताने हैं, जिसमें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, या फिर गिफन गुड है, या फिर अज्ञानता, ये 3 पॉइंट हैं, इनको हम एक्सप्लेन कर देंगे। एक डायग्राम भी बना देंगे गिफन गुड का, जिसमें गिफन गुड में हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है ये काम नहीं करता, और डिमांड कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। उसके बाद है गुणक की प्रतिकूल और ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन बताना है गुणक का। गुणक की जो डेफिनेशन आप देकर, एक मीनिंग बताकर इसका, और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन बता देंगे कि जब गुणक काम करता है, मान लीजिए ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या है? हमने देख लिया था कि जो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है, बट हम बात यहाँ पर गुणक की कर रहे हैं, जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन का डायग्राम हमें बना के दिखाना है, जो कि इस प्रकार है। ये देखिए, ये मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट लिया है और यहाँ पर इनकम लिया है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड हमारी, हमें पता है, वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर इक्विलिब्रियम हो गया। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, ये देखिए एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ जाती है, फॉरवर्ड एक्शन कैसे होगा? ये देखिए, इनकम में कई गुना चेंज होगा। और अगर बैकवर्ड यानी कि कम हो जाती है एग्रीगेट डिमांड हमारी, तो भी ये कई गुना कम ही इनकम हो जाती है, ठीक है। तो ये जब लेफ्ट साइड आता है तो बैकवर्ड एक्शन, राइट साइड जाता है तो फॉरवर्ड एक्शन। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाले चैप्टर में आपको क्लियर दे रखा है। उसके बाद है
कुल परिवर्तनशील और सीमांत लागत बतानी है। कुल लागत दे रखी है, प्रोडक्शन दे रखा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी, ये बहुत ध्यान से करने का है। ये देखिए प्रोडक्शन दे रखा है 0 1 2। अब यहाँ से हमने पहले टोटल फिक्स कॉस्ट देखनी है, यहाँ दे नहीं रखी टोटल फिक्स। अब आपको पता है जब उत्पादन 0 है, फिक्स कुछ कॉस्ट कुछ ना कुछ आ रही है, इसका मतलब टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी कितनी है? 12 12 12। और टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी में शॉर्ट क्वेश्चन में दे रखा है ये। टोटल फिक्स हमारी कितनी है? 12। तो वेरिएबल कॉस्ट हमने निकालनी है, तो हम कैसे निकाल लेंगे? हमें ये पता है, हमें ये पता है। तो टोटल वेरिएबल हमारी कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स माइनस कर देंगे हम। तो 12 में से 12 गई, यहाँ पर कितना आ गई? 0। और 18 में से 12 6, 21 में से 12 गई, कितने आ गए? 9। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 18 में से जैसे 12 गए 6, 21 में से 18 गए 3, इस तरीके से 12 में से 12, ये तो ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट में से अगली यूनिट में से पिछले माइनस करते चले जाएंगे। उसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मांग की कीमत रोज किसे कहते हैं? इसे मापने की कुल व्यय विधि। बिल्कुल डिटेल में ये वीडियो आपको करवा रखी है। आप डिमांड वाली जो सीरीज़ है अपनी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको खोल के देखना। अपने ही चैनल पे दे रखे है, मैंने पूरा क्लियर करा रखा है आपको ये डायग्राम एक्सपेंडिचर वाला। बिल्कुल आप उसको वहाँ से देखना और मांग की कीमत रोज का अपने मीनिंग बताना है। 2 नंबर में इक्वेशन बता देना। मांग का नियम क्या है? उसके बाद अथवा में दे रखा है क्वेश्चन कि मांग का नियम क्या है, और उसको रेखा चित्र और इसके साथ चुर के नीचे झुके होने के कारण, ये फर्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था। अगर आपने वो अच्छे से देखे हैं 2019 वाले सारे सेट, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है पहले कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और उसकी विशेषताएं। बहुत सारी 8-9 पॉइंट है, आपको कोई 6 करने हैं। उसके बाद है ये देखिए न्यूमेरिकल है। निम्न आंकड़ों के आधार पर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या होगा? ये सारी चीज़ें, निवल प्रत्यक्ष कर, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन निधिशेष, ये सब कुछ जोड़ दो। क्योंकि हमें एनडीपी कैसे निकलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ये करते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें ये सारा का सारा क्या करना पड़ेगा? जोड़ लो, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, ये वाली 200। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है। एक क्वेश्चन इसका रह गया है बस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कि इसमें पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन, ये बहुत बार हमने क्वेश्चन कर लिया, इससे पहले भी किया था कि पूर्ति में जो विस्तार है वो किस वजह से होगा, संकुचन किस वजह से होगा। ओनली प्राइस में चेंज होने की वजह से मूवमेंट होती है सप्लाई में। ठीक है, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो विस्तार हो गया, कम हो जाती है तो ये हमने इनके पहले मीनिंग बताने हैं, फिर इनको विद टेबल अच्छे से समझाना है। उसके बाद है प्रतिकूल भुगतान शेष। पहले भुगतान शेष है क्या, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये भुगतान शेष हमारा प्रतिकूल होता है? आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, उनके नाम लिख के सिर्फ बाद में उनको एक्सप्लेन कर देना है कि इसको ठीक कैसे करें, कि इम्पोर्ट कम से कम किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाएँ, डिवेल्यूएशन हो करेंसी का, ये कई सारे पॉइंट, 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, वो आप अच्छे से इसमें कर लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में ये क्लियर आपको दे रखा है। आई होप आपको ये बिल्कुल सेट ए अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गया है। सारा ये आपकी बुक में से ही क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ढूंढना, अच्छे से समझना, नोट डाउन कर लेना मेन पॉइंट। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए फाइनल एग्जाम में होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।